Hello friends, this video is about vitamin E, which is a fat soluble vitamin. Now discuss what is vitamin E and everything about it. So first is introduction. Vitamins माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये हमें फूड सोर्सेज से प्राप्त होते हैं. विटामिन डी और नियासिन दो विटामिन को छोड़ करके और सारे विटामिन हमारी बॉडी में उनकी सिंथेसिस नहीं हो सकती है, इसलिए हमें इन्हें डिफरेंट फूड से लेने की ज़रूरत पड़ती है और ये इनसे हमारे विटामिन्स की नीड फुलफ़िल होती है. नाउ हिस्ट्री. 1922 में हर्बर्ट मैकलियन इवांस एंड कैथरीन स्कॉट बाइशॉप ने विटामिन ई की खोज की थी और 1938 में वाइडनबॉर्ग के द्वारा विटामिन ई को एज अ थेरेपेटिक एजेंट यूज़ किया गया था पहली बार. उन्होंने 17 प्री मैच्योर न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को जो कि ग्रोथ फेल्योर से सफ़र कर रहे थे उन्हें व्हीट जर्म ऑयल सप्लीमेंट दिया, जिससे उन्होंने देखा बाद में कि 17 पेशेंट में से 11 पेशेंट रिकवर कर गए थे और उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो भी नॉर्मल हो गई थी. इस तरीके से उन्होंने विटामिन ई को एज अ थेरेपेटिक एजेंट रिप्रेजेंट किया. विटामिन ई को केमिकली टोकोफेरॉल कहा जाता है. टोकोफेरॉल ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें टोकोस का मतलब है चाइल्ड बर्थ, पायरो मीन्स टू बियर एंड ऑल मीन्स एल्कोहल. एक एल्कोहल किसी भी एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेल्योर को प्रिवेंट करने में कैपेबल होता है, इसीलिए विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है. स्टेरिलिटी मीन बांझपन होता है. सो विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और इस तरीके से वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है. नाउ केमिस्ट्री ऑफ विटामिन ई. Vitamin E is the name given to group of tocopherols and tocotrienols. First है tocopherol. Tocopherol 6-hydroxychromane ring with isoprenoid side chain. इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, मीन्स टोकोफेरॉल में क्रोमैन रिंग प्रेजेंट होता है और इसी रिंग के कारण ही ये जो है एज अ एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है. लगभग 8 टोकोफेरॉल को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन उनमें से 4 को मेन जो है टोकोफेरॉल प्राप्त किया गया. 4 मेन टोकोफेरॉल को प्राप्त किया गया, जिन्हें कि उनके मिथाइल ग्रुप के पोजीशन के आधार पर 4 में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अल्फा टोकोफेरॉल, जिसे कि 5,7,8 ट्राईमेथाइल टोकॉल भी कहते हैं, बीटा टोकोफेरॉल जिसे कि 5,8 डाईमेथाइल टोकॉल कहते हैं, गामा टोकोफेरॉल जिन्हें 7,8 डाईमेथाइल टोकॉल कहते हैं और डेल्टा टोकोफेरॉल जिन्हें 8 मेथाइल टोकोफेरॉल कहते हैं. नाउ अल्फा टोकोफेरॉल. अल्फा टोकोफेरॉल जो है अदर टोकोफेरॉल के कंपैरिजन में बहुत ही बायोलॉजिकली एक्टिव होता है. ये सबसे एक्टिव होता है और ये विटामिन ई का प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है और ये अल्फा टोकोफेरॉल ही एक ऐसा फॉर्म है विटामिन ई का जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करता है अदर टोकोफेरॉल के कंपैरिजन में. नाउ टोकोट्राइएनॉल्स. टोकोट्राइएनॉल्स पाम ऑयल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये टोकोफेरॉल के कंपैरिजन में एज अ एंटीऑक्सीडेंट अधिक शक्तिशाली होते हैं, अधिक पोटेंट होते हैं, लेकिन ये डाइजेशन में बहुत ही पुअरली एसिमिलेट होते हैं, मीन्स इनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और ब्लड में जो टिश्यूज़ हैं उनमें ये पुअरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बॉडी से ये जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं. इनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज़ी से होता है, सो ये बॉडी से जल्दी एलिमिनेट भी हो जाते हैं. इसीलिए टोकोफेरॉल जो है वो टोकोट्राइएनॉल के कंपैरिजन में अधिक बायोलॉजिकली एक्टिव कहा गया है, बट ये स्किन के द्वारा जल्दी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इस तरीके से इन्हें विटामिन ई क्रीम में इनका यूज़ किया जाता है. ये है टोकोफेरॉल, अल्फ़ा बीटा गामा टोकोफेरॉल और अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा टोकोट्राइएनॉल का स्ट्रक्चर. अब आते हैं बायोकेमिकल फंक्शन पर. विटामिन ई इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड प्रिवेंट स्टेरिलिटी. ये बता चुके हैं कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और इस तरीके से ये स्टेरिलिटी को प्रिवेंट करता है. विटामिन ई के जो बहुत सारे फंक्शन हैं उनमें
मेनली ये सारे के सारे जो है इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ये नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। अब बहुत सारे जो सेल कंपोनेंट्स हैं हमारे बॉडी में, तो उनका जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और फ्री रेडिकल्स जैसे कि सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये फ्री रेडिकल्स हैं। तो फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीजन के द्वारा जो सेल कंपोनेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। नॉन एंजाइमेटिक का मतलब है कि एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनमें। सो जो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है इनको रोकने में विटामिन ई हेल्प करता है। Its ability to diminish free radicals is related to the hydroxyl group on the chromatin ring portion of the vitamin। अब इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है विटामिन ई की, वो किस वजह से होती है? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करता है। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये फ्री रेडिकल्स को डिमिनिश कर सके। मीन्स कि विटामिन ई में जो क्रोमैटिन रिंग पाया जाता है उस पोर्शन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपना एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को डोनेट कर देता है, जिससे क्या होता है, फ्री रेडिकल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। और इस तरीके से फ्री रेडिकल से विटामिन ई हमें प्रिवेंट कर सकता है और अदर डिजीज़ से वो प्रिवेंट करता है। अब जो फ्री रेडिकल्स है वो आप नीचे जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हो कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए ये जो है बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं और ये जो है अनस्टेबल होते हैं। तो इनको स्टेबल करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वे क्या करते हैं, जो उनके नियर बाय मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ख़ुद को स्टेबल कर लेते हैं, बट जो अदर मॉलिक्यूल हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं यानी विटामिन ई लेते हैं तो विटामिन ई क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को डोनेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं और इस तरीके से विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट कर देता है। और ये सभी टोकोफेरॉल जो है इस तरीके से फ्री रेडिकल को डिमिनिश करने की एबिलिटी उनमें नहीं होती है। सभी टोकोफेरॉल एक जैसे नहीं होते हैं। सिर्फ जो अल्फ़ा टोकोफेरॉल है वो सबसे अधिक एक्टिव होता है क्योंकि वो बीटा टोकोफेरॉल, गामा और डेल्टा इनके कंपैरिजन में ये अधिक इफ़ेक्टिव होता है और ये अधिक अच्छे तरीके से ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट जो है वर्क करता है। और ये अल्फ़ा टोकोफेरॉल ये पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को परऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी बचाता है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन होता है देन ये पूफा जो है ये डिस्ट्रॉय होते हैं, इनमें डैमेज होने लगता है, ये अनस्टेबल हो जाते हैं, इससे ये इनको प्रोटेक्ट करता है। और ये इसके और भी फंक्शन है, ये आरबीसी को भी हीमोलिसिस से बचाता है। आरबीसी की हीमोलिसिस जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा होती है उससे इनको प्रोटेक्ट करता है। हीमोलिसिस में क्या होता है, आप नीचे फिगर में देख सकते हो कि ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल हैं यानी कि आरबीसी, जिन्हें कि इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ये नॉर्मल हैं। और जो ये बीच में मिडल में है इसे स्फेरोसाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये इरिथ्रोसाइट है मतलब आरबीसी है वो स्फेयर शेप में है, इसलिए इसको जो है स्फेरोसाइट बोला जा रहा है। अब ये जो नॉर्मल आरबीसी है, जब विटामिन ई की कमी होगी देन क्या होता है कि ये नॉर्मल आरबीसी रप्चर होने लगती है और इसके अंदर में जो भी कंटेंट्स हैं वो ब्लड प्लाज्मा में रिलीज़ होने लगते हैं। तो ये क्या करता है, ये आरबीसी को डैमेज करने लगता है। और ये किसके द्वारा हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा हो रहा है। विटामिन ई आरबीसी को डैमेज होने से बचाता है। और विटामिन ई इसके साथ साथ विटामिन ए, कैरोटीन इनको भी ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, यानी कि ये अदर न्यूट्रिएंट के ऑक्सीडेशन को बचाता है, उनको भी डैमेज होने से बचाता है,
उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अब चूँकि विटामिन ई उसका कैरेक्टर जो है वो लाइपोफिलिक होता है क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। सो वो लाइपोप्रोटीन, फैट डिपॉजिट्स और सेलुलर मेम्ब्रेन्स इनमें पाया जाता है, इनके साथ पाया जाता है। इसीलिए विटामिन ई को कैंसर और हार्ट डिजीज़ जो कि क्रॉनिक डिजीज़ है, इसके प्रिवेंशन के लिए विटामिन ई को रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि विटामिन ई एलडीएल जिसे कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोला जाता है, ये एलडीएल के ऑक्सीडेशन को रोकता है। अगर ये एलडीएल ऑक्सीडाइज हो जाता है देन ये क्या करता है, हार्ट डिजीज़ को प्रमोट करता है। सो इसलिए और विटामिन क्या करता है, एलडीएल को इनको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है। इस तरीके से ये हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। अब इसमें आप देख सकते हो कि फ्री रेडिकल्स का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो डैमेज हो रहे हैं और किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट में आप देख रहे हो कि ओकेजनली क्या होता है, ऑक्सीजन जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। किससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इनसे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस तरीके से एक फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स जनरेट हुआ है ये क्या है, ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो सेकंड में आप देखो कि ये जो फ्री रेडिकल्स है ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, रीगेन करने के लिए फ्री रेडिकल्स जो नियर बाई मॉलिक्यूल्स हैं उन पर अटैक कर रहा है। हम जो नियर बाई मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड हैं या फिर प्रोटीन है, जो भी नियर बाई मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर अटैक करता है और उनसे इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है। थर्ड में आप देख रहे हो कि जब ये जो नियर बाई मॉलिक्यूल्स जो भी हैं उनसे जब ये इलेक्ट्रॉन को चुराता है तो ये तो स्टेबल हो जाता है, बट जो इसके नियर बाई मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये क्या करेंगे, जो इनके नियर बाई अनदर नियर बाई मॉलिक्यूल्स होंगे वो उन पर अटैक करेंगे और उनसे फिर इलेक्ट्रॉन को चुराएंगे। ये स्टेबल हो जाएंगे और फिर जो उनके नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे। इस तरीके से ये चेन रिएक्शन जो है कंटिन्यू चलता रहता है और ये डैमेज बहुत अधिक बढ़ता रहता है। ये सही इस तरीके से डैमेज होता रहता है। सो यदि हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं जैसे कि विटामिन ई, जब हम लेते हैं तो ये क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव चेन रिएक्शन चल रहा था ये रुक जाता है। बट जो विटामिन ई है वो बहुत अधिक समय तक एक्टिव नहीं रह पाता है क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। सो अब विटामिन ई की तरह ही विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो विटामिन ई को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए विटामिन सी हेल्प करता है और वो इसको रीस्टोर करने में हेल्प करता है, इसको रीएक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से अगर हम डाइटरी एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं डिफरेंट जिसमें से हमें विटामिन ए भी मिल रहा है, विटामिन ई भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, कैरोटीन भी मिल रहा है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। और बहुत सारे मिनरल्स भी जैसे कि सेलेनियम है, ये भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट ही काम करता है। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स लेते हैं जिनमें कि डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में जो कि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं उनको डैमेज करने में हेल्प करते हैं, उनको मिनिमाइज़ करते हैं। अब आता है कि विटामिन ई जो है वो और भी अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और किन किन न्यूट्रिएंट्स से इंटरेक्ट करता है और कैसे उनसे मिल करके जो है वो फंक्शन करता है। तो ये सेलेनियम के साथ इंटरेक्ट करता है, विटामिन सी डाइटरी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अदर फैट सॉल्युबल विटामिन स्पेशली विटामिन के साथ इंटरेक्ट करता है और इनके साथ मिल करके हेल्प करता है फंक्शन करने में एज अ एंटीऑक्सीडेंट और अदर फंक्शन में हेल्प करता है। अब देखते हैं विटामिन ई सेलेनियम के साथ कैसे काम करता है। सेलेनियम भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और ये विटामिन ई के काम में हेल्प करता है। सेलेनियम विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और
डाइट से जो हम विटामिन ई ले रहे हैं उनके रिक्वायरमेंट को भी कम कर देता है। तो अगर हमें डाइट से विटामिन ई कम मात्रा में मिल रहा है और हम सेलेनियम प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, तब भी जो हमारे बॉडी में विटामिन ई की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहती है, क्योंकि वो विटामिन ई को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो विटामिन ई की डेफिशिएंसी नहीं होती है। अब ये जो विटामिन ई और सेलेनियम दोनों ही न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं। जैसे कि अगर एक न्यूट्रिएंट का हायर कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं, अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, जो दूसरा न्यूट्रिएंट है उसके लोअर कंसंट्रेशन के इफ़ेक्ट को कम कर सकता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे बॉडी सिस्टम को एक बैलेंस में बनाए रखता है। और इसी तरीके से विटामिन ई अदर जैसे कि प्रोटीन के साथ और विटामिन सी के साथ में, फैटी एसिड्स के साथ में, विटामिन के साथ में, इन सब के साथ में मिल करके भी इस तरीके से वर्क करता है, जो कि हम आपको एक नए वीडियो में एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं, कौन से नेचुरल है, कौन से सिंथेटिक है, और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिल करके किस तरीके से काम करते, कैसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम एक नए वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें हम इन सब को डिस्कस करेंगे। अब आता है कि विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और उसका स्टोरेज। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन होता है और ये लिपिड के साथ होता है। और काइलोमाइक्रॉन, वीएलडीएल और एलडीएल, इनके हेल्प से विटामिन ई का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एडपोज टिश्यू और लिवर में ये स्टोर होता है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेसिंग कैसे होती है। अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट के साथ में विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद में ये बाइल साल्ट्स जो कि माइसिली का फॉर्मेशन करते हैं, उनके साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन हो करके मिक्स्ड माइसिली का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो मिक्स्ड माइसिली है ये म्यूकोसल सेल्स के द्वारा ले लिए जाते हैं और म्यूकोसल सेल्स में काइलोमाइक्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये काइलोमाइक्रॉन्स के साथ में ये जो डाइटरी विटामिन ई है, जो मिक्स्ड माइसिली है, ये उनके साथ जा कर के इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मीन्स सम्मिलित हो जाता है, उनके साथ मिल जाता है। अब ये काइलोमाइक्रॉन विटामिन ई को पेरिफेरल टिश्यूज़ यानी कि एडपोज टिश्यू और या फिर लिवर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम काइलोमाइक्रॉन करता है, विटामिन ई को पेरिफेरल टिश्यू या फिर लिवर को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब लिवर में चूँकि ये विटामिन ई जो लिवर में होता है उसे हेपेटिक विटामिन ई कहते हैं जब ये लिवर में पहुंचता है। तो अब ये हेपेटिक विटामिन ई ये वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे कहते हैं, इनके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर ये वीएलडीएल एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है और अब ये एलडीएल के साथ ट्रांसपोर्ट हो करके ये पेरिफेरल टिश्यू यानी कि एडपोज टिश्यू में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये एडिपोज टिश्यू में पहुंचता है और एडिपोज टिश्यू में जा कर के वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है। विटामिन ई मेनली लिवर और एडिपोज टिश्यू इन्हीं में स्टोर होता है। अब चूँकि जो विटामिन ई है वो फॉस्फोलिपिड्स के लिए उसकी एफिनिटी होती है, तो इस कारण से ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में भी ये प्रेजेंट होता है। अब आते हैं आरडीए। मेल के लिए 10 mg पर डे विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है, फीमेल्स के लिए 8 mg पर डे, प्रेगनेंसी में 10 mg पर डे, लैक्टेशन में 12 mg पर डे, और जो फार्माकोलॉजिकल डोजेज़ हैं वो 200 से 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे बताई गई है। अब अगर आप चाहो तो ये mg को इंटरनेशनल यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 15 mg जो विटामिन ई होती है वो 33 इंटरनेशनल यूनिट के बराबर होती है। तो इस तरीके से आप विटामिन ई को इंटरनेशनल यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है आरडीए। अब आते हैं कि विटामिन ई के जो टॉप 10 फूड्स हैं जिनमें कि हाईएस्ट विटामिन ई पाई जाती है। जैसे कि पहला है सनफ्लावर सीड्स, इसमें
जो होता है, अगर इसका 100 ग्राम आप देखें तो पर 100 ग्राम में 26.1 mg विटामिन ई होती है। यहाँ पर बताया गया है कि 15 mg ऑफ विटामिन ई को 100% ऑफ डेली वैल्यू के बराबर बताया गया है। मतलब कि अगर डेली वैल्यू में हम इसको मेज़र करेंगे तो 49% आएगा। मीन्स कि जो 1 आउंस हैंडफुल है, 1 आउंस लगभग 28.34 के बराबर ग्राम के बराबर होता है। मीन्स 28.34 ग्राम्स सनफ्लावर सीड्स में 7.4 mg विटामिन ई होती है। अगर पर 100 ग्राम में देखेंगे तो 26.1 mg विटामिन ई पाई जाती है। तो पहला जो है इसका बेस्ट सोर्स है वो सनफ्लावर सीड्स, और दूसरा है आलमंड्स, देन है एवोकाडोज, स्पिनच, कीवी फ्रूट, ब्रोकली, ऑलिव ऑयल, श्रिम्प। तो ये सब इसके टॉप 10 फूड्स हैं जिनमें कि ये हाईएस्ट विटामिन ई पाई जाती है। अब आते हैं सप्लीमेंटल सोर्सेज पर। विटामिन ई जितने भी हम मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेते हैं ऑलमोस्ट सभी में विटामिन ई पाया जाता है। अब जो डाइटरी सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड में जो अल्फा टोकोफेरॉल होता है उसे जो है अक्सर स्टेरिफाइड किया जाता है, जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके और उसकी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए अल्फा टोकोफेरॉल को स्टेरिफाइड किया जाता है। स्टेरिफाइड होने से क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है वो उसको प्रिवेंट करता है और उसको डैमेज होने से बचाता है। तो इस तरीके से जो अल्फा टोकोफेरॉल की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट हो जाती है और इसको बहुत लंबे समय तक जो है रखा जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। People need approximately 50% more international unit of synthetic alpha tocopherol from dietary supplements and fortified foods to obtain the same amount of that nutrient when compared to the natural form। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि अगर हम जो अल्फा टोकोफेरॉल ले रहे हैं, विटामिन ई ले रहे हैं, जितना अमाउंट हम नेचुरल फॉर्म में लेते हैं एज सच उतना ही अगर हमें सिंथेटिक फॉर्म में लेना होगा, देन हमें सिंथेटिक फॉर्म में नेचुरल फॉर्म के कंपैरिजन में 50% अधिक विटामिन ई की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर आप देखो कि अगर मान लीजिए हमें 200 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई की ज़रूरत है, तो वो हमें नेचुरल फॉर्म से 200 इंटरनेशनल यूनिट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उस विटामिन ई का सिंथेटिक फॉर्म अगर लेते हैं तो 200 की जगह हमें 50% अधिक यानी कि लगभग 300 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सिंथेटिक फॉर्म में हमें विटामिन ई अधिक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और जबकि हमें नेचुरल फॉर्म में हम उतनी ही रिक्वायरमेंट नेचुरल फॉर्म में कम लेकर के भी फुलफ़िल कर सकते हैं। अब आते हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी कौन कौन सी होती है। विटामिन ई बहुत ही रेयरली ह्यूमन में डेफिशिएंट होता है, इसकी कमी बहुत ही रेयरली पाई जाती है, बट कुछ लोगों में ये स्लाइटली इसका लो लेवल पाया जाता है। अब चूँकि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसे विटामिन ई को एब्जॉर्ब करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर किसी पर्सन को स्टीटोरिया या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो कि एक फ़ैट माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है, तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि फ़ैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और फ़ैट की ज़रूरत पड़ती है विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन में। तो क्या होता है कि विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट जो है नहीं मिल पाता है, और इससे क्या होता है कि उस पर्सन में विटामिन ई डेफिशिएंट पाया जाता है। तो जो इन लोगों में विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है वो उन पर्सन में जिनमें कि ये प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स जो कि स्टीटोरिया या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस से सफ़र नहीं कर रहे हैं, उनमें जो है ये अधिक, उनके कंपैरिजन में जिनमें है ये प्रॉब्लम उनमें जो है ये अधिक डेफिशिएंट होता है, क्योंकि उनमें फ़ैट जो है प्रॉपर तरीके से विटामिन ई को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसलिए जो है इन लोगों में विटामिन ई की डेफिशिएंसी अधिक पाई जाती है नॉर्मल के कंपैरिजन में। अब आता है कि एटेक्सिया
ये भी विटामिन ई डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। इसे AVED बोलते हैं, अटैक्सिया विद विटामिन ई डेफिशिएंसी, और इसे अटैक्सिया विद आइसोलेटेड विटामिन ई डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, TTPA जीन, जिसे कि अल्फा टोकोफेरॉल ट्रांसफ़र प्रोटीन कहते हैं, तो इस जीन में म्यूटेशन के कारण ये डिसऑर्डर होता है। अब जब ये जीन डैमेज होती है तो जो विटामिन ई होता है ये हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। अब ये जब हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं उनमें नहीं पहुंच पाता है, तो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्लर्ड स्पीच प्रॉब्लम होती है जिसे कि डिसआर्थरिया बोलते हैं, डिफ़िकल्टी कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट जिसे कि एटेक्सिया बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो पिक्चर में कि एटेक्सिया में क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं आ पा रहा है, तो इसमें डिफ़िकल्टी होती है। और जो हैंड्स और फीट हैं उनमें क्या होता है, नंबनेस होता है। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं कि इसमें हमारे हैंड्स और फीट को कुछ भी महसूस नहीं होता है, और जो लेग वीकनेस बहुत अधिक बढ़ जाती है, और विजन लॉस भी होता है इसमें। इसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। अब क्योंकि ये जो विटामिन ई है ये हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, तो जो हमारी न्यूरो सेल्स हैं जो कि मैसेज को हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, तो वो जब विटामिन ई की कमी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है कि जो है ये मसल्स, मतलब जो ये न्यूरॉन सेल्स हैं ये मैसेज को पहुंचा नहीं पाती हैं, और इस तरीके से ये जो है डिसबैलेंस हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं हो पाता, जो हमारी मोटर स्किल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्योंकि ये जेनेटिक होता है तो इसलिए ये जो ये पर्टिकुलर जीन है इसमें म्यूटेशन के कारण, इनमें डैमेज होने के कारण ही ये एटेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, और ये जेनेटिक होती है। अब जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनमें भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि जो लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसी समय जो है मैटरनल ब्लड से विटामिन ई बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, बट जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं वो 9 मंथ से पहले ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, इसलिए उनमें जो है विटामिन ई डेफिशिएंट पाया जाता है। अब अगर ये डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत लंबे समय तक होती है, देन ये लिवर और किडनी प्रॉब्लम कॉज करती है। सो ये थे कि विटामिन ई डेफिशिएंसी क्या क्या होता है। अब ये कुछ अदर भी सिम्टम्स दिए गए हैं, जैसे कि उससे कैंसर, ब्लाइंडनेस बताया आपको, लॉस ऑफ विजन, रेटिनोपैथी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम यानी कि रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इम्यून इम्पेयरमेंट होगा क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, कमी होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा और इम्यूनिटी उससे अफेक्टेड होगी, लेग क्रैम्प्स, ड्राई स्किन हो जाती है, मसल वीकनेस होता है, हीमोलिटिक अनीमिया होता है क्योंकि बताया मैंने कि RBC में हीमोलिसिस होने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है, और हेयर लॉस भी होता है। ये हैं विटामिन ई के सिम्टम्स जो कि हमारी बॉडी में हो सकते हैं विटामिन ई डेफिशिएंसी के कारण। अब आता है विटामिन ई की टॉक्सिसिटी। विटामिन ई appears to be one of the least toxic vitamins। ये बहुत ही कम टॉक्सिक होता है, ये ना ही म्यूटाजेनिक होता है, ना ही कार्सिनोजेनिक होता है, ना ही टेराटोजेनिक होता है। विटामिन ई का जो हम ओरल सप्लीमेंट्स लेते हैं उसे कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, बट अगर हम 200 और 800 mg के बीच में इनटेक लेते हैं तो कभी कभी माइल्ड GIT प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब अगर बहुत अधिक सप्लीमेंट लेते हैं, जो सिंथेटिक हम ले रहे हैं, मतलब नेचुरल फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, सिंथेटिक फॉर्म में अगर हम लेते हैं विटामिन ई अधिक मात्रा में, देन जो है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो विटामिन ई के कारण, विटामिन के कारण होती है, और अगर जो है हम बहुत अधिक लेते हैं देन क्या होता है, जो विटामिन ई होता है वो विटामिन के साथ भी इंटरेक्ट करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है।
तो इस समय पर एक टॉलरेबल अपर इनटेक बताया गया है जो कि 1000 mg पर डे। इतना टोकोफेरॉल अल्फा टोकोफेरॉल अगर लिया जाए देन जो है इसको रिकवर किया जा सकता है। मीन्स 1000 mg पर डे तक अल्फा टोकोफेरॉल को सजेस्ट किया गया है। इससे अधिक लेना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। अब ये था विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई क्या होता है, कि फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका जो एंटीऑक्सीडेंट रोल है वो किस तरीके से प्ले करता है, और उसकी डेफिशिएंसी से कैसे क्या क्या होता है, और उसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है। इसकी डेफिशिएंसी भी रेयर होती है, इसकी टॉक्सिसिटी भी रेयर होती है, बट अगर बहुत अधिक लेते हैं हम तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। और उसकी डेफिशिएंसी भी जो कुछ जेनेटिक होती है और कुछ हैं जो कि उसकी एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी है वो अगर हम प्रॉपर तरीके से विटामिन नहीं लेते हैं तो जो एंटीऑक्सीडेंट जो कि ये क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी को जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ADE के बारे में हम बता चुके हैं। अब एक विटामिन बाकी है फैट सॉल्युबल में विटामिन के, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।